नमस्कार दोस्तों, आदर्श टेक्निकल क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आज टॉप 100 क्वेश्चन अपन लेकर आए हैं और वो है ट्रांसफॉर्मर। जी हाँ मेरे दोस्तों, टॉप 100 क्वेश्चन हैं जो पहले पुरानी एग्जाम में आए हैं। प्रीवियस जो क्वेश्चन है आपके लोको पायलट है, उन सभी के अंदर जो पुराने क्वेश्चन हैं वो लेकर आए हैं। इस वीडियो में पूरे के 100 क्वेश्चन हैं और ये पूरे के पूरे ट्रांसफॉर्मर के होंगे। तो दोस्तों इसको पूरा देखिएगा वीडियो को, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से लेके आए हैं। इसमें पूरे ट्रांसफॉर्मर को कवर किया गया है। तो देखिएगा दोस्तों, पहला क्वेश्चन है एक परिणामित्र विद्युत ऊर्जा को खालिस्तान के द्वारा एक निश्चित वोल्टेज धारा स्तरों से दूसरे वोल्टेज और धारा स्तरों में रूपांतरित करता है। दोस्तों ये क्या कह रहा है कि परिणामित्र है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मर है जो विद्युत ऊर्जा को खालिस्तान के द्वारा एक निश्चित वोल्टेज धारा स्तरों से दूसरे वोल्टेज और धारा स्तर में रूपांतरित करता है। तो आपूर्ति की आवृत्ति को समान बनाए रखने में, आपूर्ति की आवृत्ति को परिवर्तित। दोस्तों यहाँ पे हमारे ट्रांसफॉर्मर आवृत्ति परिवर्तित तो होती नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया। आपूर्ति के बल को समान बनाए रखने के लिए जी नहीं, आपूर्ति के तापमान को समान बनाए रखने के लिए जी नहीं। दोस्तों यहाँ पे जो आपका ट्रांसफॉर्मर होता है, इस ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है और एक होती है पावर, ये दोनों बिल्कुल क्या होती है, तो अपन कहेंगे ये दोनों निश्चित होती है। क्या होगी? निश्चित होती है। जबकि यहाँ पे अपन कहेंगे परिवर्तित। क्या? परिवर्तित। तो ये परिवर्तित किसे करेगा, तो अपन कहेंगे ये परिवर्तित वोल्टेज व धारा को करता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ए राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है और ये अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? यदि प्राथमिक कुंडलन में 40 लूप और द्वितीयक कुंडली में 8 लूप है तो वोल्टेज खालिस्तान होता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा कि पहली कुंडली में 40 है, यानी कि NP बराबर कितना है? 40 है। और आपसे कहा गया है कि द्वितीयक कुंडली में 8 लूप है, यानी NS बराबर कितना है? 8 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि वोल्टेज कितना होगा। दोस्तों अपन को ये भी पता है कि जितने ज़्यादा टर्न होते हैं उतने ही ज़्यादा वोल्टेज होता है। तो यहाँ पे अपना NS अपॉन में NP करते हैं, तो यहाँ पे NP बराबर 40 है। इसका मतलब है प्राइमरी के अंदर क्या है कि 40 टर्न है तो वोल्टेज भी 40 होगा। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। और यहाँ पे NS कितना है? 8 है। तो यहाँ पे अगर मैं इस तरह करता हूँ, यहाँ 8 है और यहाँ पे 40 है, तो आउटपुट में मुझे कम वोल्टेज मिल रहा है और इनपुट में ज़्यादा है। इनपुट में ज़्यादा है तो यानी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। कौन सा होगा? स्टेप डाउन होगा। और स्टेप डाउन है तो ये कितना होगा? तो अपन कहेंगे अगर ये 40 है, 40 का 8 कितना है? तो 10 गुना। तो 10 गुना कम होता है, यानी 10 गुना स्टेप डाउन। तो स्टेप डाउन और स्टेप डाउन, इसका मतलब है आपको तो काट ही दीजिए। और यहाँ 10 गुना, देखो दोस्तों ये क्या कह रहा है कि यहाँ प्राइमरी कुंडली में 40 लूप है और द्वितीय कुंडली में 8 लूप है, तो वोल्टेज कितना होगा? तो दोस्तों यहाँ पे सीधी सी बात है, तो स्टेप डाउन तो होगा, क्योंकि स्टेप डाउन तो होगा और अप होगा नहीं। तो अप कर नहीं सकते, अब तो अपन कर नहीं सकते। तो यहाँ 8 पंजो 40, सॉरी ये 5 गुना है, क्योंकि यहाँ ये 5 गुना है। तो स्टेप डाउन 40 गुना होगा नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है ये क्योंकि दोस्तों एक एक जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और सारे के सारे जो अपनी पिछली भर्ती है लोको पायलट की, वहाँ से लिए गए। पूरी वितरण प्रणाली में उद्योग और घरों के अनुप्रयोगों के लिए वोल्टेज को खालिस्तान का उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज में रूपांतरित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे वितरण प्रणाली है, और वितरण प्रणाली में सारे जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो आपके कौन से होते हैं? स्टेप
डाउन होते हैं। कौन से होते हैं? स्टेप डाउन होते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज को क्या स्टेप डाउन का उपयोग करके उपयुक्त वोल्टेज को रूपांतरित किया जाता है, तो अपन कहेंगे उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जाता है। तो वितरण प्रणाली में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, प्लेनर ट्रांसफार्मर आएगा नहीं, स्थिर वोल्टेज होगा नहीं और स्टेप अप होगा नहीं। यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेप डाउन होता है। और यहाँ पे प्राइमरी के अंदर जो कनेक्शन किया जाता है वो डेल्टा होता है और सेकेंडरी में जो कनेक्शन करेंगे वो स्टार होता है। यहीं से अपन को न्यूट्रल प्राप्त होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे नंबर 4 प्रश्न है। दोस्तों अपन को 100 क्वेश्चन करने हैं तो अपन को स्पीड भी बढ़ानी होगी। तो यहाँ पे देखिएगा, खालिस्तान एक स्थिर उपकरण है। खालिस्तान एक स्थिर उपकरण है जिसके मध्य से एक परिपथ की विद्युत शक्ति को दूसरे परिपथ की उसी आवृत्ति वाली विद्युत शक्ति में क्या कर रहा है? रूपांतरित करता है। दोस्तों यहाँ पे स्थिर उपकरण है और स्थिर उपकरण की बात कह रहा है तो गतिशील नहीं होगा, जबकि हमारी मोटर जो होती है ये तो गतिशील होती है। जनरेटर भी गतिशील है और अल्टरनेटर भी क्या होता है? गतिशील होता है। और यहाँ पे साफ कहा गया आवर्ती वाली, यानी उसी आवृत्ति में। तो यहाँ पे हमारी आवृत्ति व पावर दोनों ही क्या रहती है? स्थिर रहती है। क्या रहती है? स्थिर रहती है। तो वो कौन है? तो वो ट्रांसफॉर्मर होता है, परिणाम मित्र होता है, यानी कि अपन कहेंगे ट्रांसफॉर्मर होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये अगला प्रश्न कौन सा है? तो देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना, परिणाम मित्र में विद्युत रोधी कुंडलन क्षति किस पर होते हैं? तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि परिणाम मित्र में विद्युत रोधी कुंडलन क्षति किस पर होते हैं? फेरो कौन सा है? तो यहाँ पे अपन कहते हैं फेरो चालकीय कोर होती है। यहाँ पे एक होती है गैर चुंबकीय कोर होती है, मृदु लोहे की कोर होती है और फेरो मैग्नेटिक कोर होती है। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जो विद्युत रोधी कुंडलन होती है वो किस पर होती है? तो अपन कहते हैं कि यहाँ पे जो कुंडलन लपेटी जाएगी वो इस लोहे की कोर पर लपेटी जाएगी। लेकिन ये कौन सी होगी? तो अपन कहेंगे फेरो तो होगी। अरे फेरो तो यहाँ भी है तो चालकीय थोड़ी होगी, यहाँ विद्युत थोड़ी देते हो, इसमें तो चुंबक होता है, इसलिए मैग्नेटिक कोर होती है। और तो यहाँ डी ऑप्शन होगा। अब ये कोर किसकी बनाते हैं? तो अपन कहते हैं सिलिकॉन स्टील की। किसकी बनाते हैं? यहाँ पे सिलिकॉन स्टील की बनाते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे ये सिलिकॉन स्टील की होती है और इसके अंदर क्या जाएगा? चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स के लिए गुजरने के लिए एक तो निम्न क्या इसका निम्न प्रतिष्ठम होना चाहिए, प्रतिष्ठम गुण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अपन कहेंगे डी ऑप्शन क्या होगा? बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि एक परिणाम मित्र में भंवरधारा हानि खालिस्तान के समानुपाती होती है। तो यहाँ पे समानुपाती किसके होगी? तो यहाँ पे अपन कहते हैं अगर भंवरधारा हानि है तो भैया WE बराबर यहाँ पे B मैक्सिमम का स्क्वायर F का स्क्वायर और T का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे WE समानुपाती होता है तो B मैक्सिमम का स्क्वायर एक समानुपाती ये हो गया। दूसरा समानुपाती कहते हैं WE समानुपाती F का स्क्वायर होता है और एक होता है WE समानुपाती T का स्क्वायर होता है। क्या वोल्टेज का स्क्वायर होगा? जी नहीं। क्या गति ये टर्नों की संख्या होगा? जी नहीं। तो यहाँ पे ओनली फॉर कौन होगा? तो अपन कहेंगे यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, फ्रीक्वेंसी के वर्ग के समानुपाती होता है। किसमें? भंवरधारा हानि में। और ट्रांसफॉर्मर में आवर्ती परिवर्तित करने पर जो सबसे ज़्यादा हानि होती है वो कौन सी होती है? तो अपन कहेंगे सबसे ज़्यादा जो हानि होगी वो आपके फ्रीक्वेंसी यानी कि किस में होती है? तो एडी करंट हानि होती है जो कोर के अंदर उत्पन्न ऊष्मा के कारण होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है नंबर 7। तो यहाँ पे देखिएगा, और ये जो प्रश्न है 300 वोल्टेज है और इधर 6000 वोल्टेज है। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का प्रति वर्तन विद्युत वाहक बल यानी EMF 6 वोल्ट है। प्राथमिक और द्वितीयक वर्तनों की संख्या निर्धारित कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि
VP बराबर है 300 और यहाँ पे एक है VS बराबर सेकेंडरी वोल्टेज 6000 वोल्टेज है। और ये कह रहा है क्या कि प्रति वर्तन का मतलब होता है टर्न, यानी प्रति टर्न कितना वोल्टेज है 6। तो भाई यहाँ पे अगर मैं 6 का भाग देता हूँ तो यहाँ पे टर्नों की संख्या आ जाएगी। तो 6 से ये काटा 6 पंजो 30 और ये 0, यानी कि यहाँ पे प्राइमरी में तो टर्न आ गए NP बराबर 50। यहाँ पे अगर मैं देता हूँ वही 6 का तो यहाँ पे NS बराबर कितने टर्न आएंगे, तो अपन कहेंगे 1000 टर्न होते हैं। तो यहाँ पे देखो 40 टर्न ये नहीं है, 60 टर्न 50 टर्न ये मैच खा रहा है। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन होगा। तो C ऑप्शन क्या होता है यहाँ, बिल्कुल सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और ये है अपना अगला प्रश्न। तो यहाँ पे अपन देखते हैं दोस्तों, यदि आप चैनल पे प्लीज़ पहली बार नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और दोस्तों यदि ट्रांसफॉर्मर की संपूर्ण पूरी थ्योरी पढ़ना चाहते हो तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के आप पूरा कंप्लीट थ्योरी का चैप्टर दिया गया है, तो वहाँ से पढ़ सकते हो। और एक अपनी रामबाण क्लास है, उसके अंदर पूरी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को कवर किया गया है। तो दोस्तों वो भी आप ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ना। तो किसी ट्रांसफॉर्मर की दक्षता निम्न में से किस व्यंजक द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। तो दोस्तों दक्षता की अगर बात करता है तो दक्षता क्या होती है, तो अपन कहते हैं दक्षता बराबर होता है आउटपुट बटा इनपुट। यही तो होता है, आउटपुट बटा इनपुट होता है। अब अपन को ये समझना है कि आउटपुट क्या है। तो अपन कहते हैं कि हमारे पास में जैसे इनपुट होता है और इनपुट बराबर क्या होता है, तो आउटपुट प्लस में हानि होती है, ठीक है। तो यहाँ मुझे आउटपुट निकालना है तो क्या आएगा, इनपुट माइनस हानि यहाँ पे। और यदि हानि निकालनी है तो यहाँ पे इनपुट में से क्या घटा दूँ, यहाँ पे आउटपुट। तो ये डाटा अपन को याद होना चाहिए कि भाई यहाँ इनपुट होता है तो आउटपुट प्लस क्या होती है, हानि होती है। और आउटपुट है तो इनपुट माइनस हानि होती है। यहाँ पे आउटपुट है तो आउटपुट के स्थान पे क्या रख दो, सीधा सीधा यहाँ पे, सॉरी ये आउटपुट के स्थान पे ये रख दीजिए आप, इनपुट माइनस हानि। तो मैं यहाँ रखता हूँ क्या, इनपुट माइनस हानि, और बट्टे में क्या है, हानि है, वो सॉरी इनपुट है। तो ये अब देखिए इनपुट का भाग इनपुट में जाएगा तो 1 आएगा, माइनस या हानि बटा इनपुट, तो हानि बटा क्या हो जाएगा, इनपुट। और दोस्तों यहीं पे अपन को दे रखा है कि ये तो रहेगा ही, यहाँ 1 माइनस हानि बटा इनपुट, हानि बटा इनपुट 1 माइनस, और तो कोई है ही नहीं, लो हानि है, हानि बटा आउटपुट, आउटपुट नहीं है, इनपुट है, ये नहीं है, और इनपुट नीचे है लेकिन ताम्र हानि है, यहाँ हानि आएगी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा ए ऑप्शन होता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगला प्रश्न है यहाँ पे 9 नंबर देखिएगा, और अपन करते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न है, खालिस्तान वह है जिसमें एक सिंगल वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों वाइंडिंग के रूप में कार्य करती है, तो क्या है। दोस्तों यहाँ अपन से पूछा जा रहा है कि एक ही वाइंडिंग है और ये वाइंडिंग ऐसे प्राइमरी के अंदर भी है, और यहाँ अगर टैप निकाल कर इधर ले जाया जाए तो यहाँ लोड से जोड़ देते हैं, तो ये सेकेंडरी का काम हो रहा है और इधर प्राइमरी का काम हो रहा है। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम ऑटो ट्रांसफॉर्मर। क्या कहते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर कहते हैं। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में केवल एक ही वाइंडिंग होती है, और ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है, तो अपन कहेंगे स्व प्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन से सिद्धांत पर काम करेगा, तो अपन कहेंगे स्व प्रेरण यानी सेल्फ इंडक्टेंस सिद्धांत पर काम करता है। तो करंट ट्रांसफार्मर हो गया, ऑटो ट्रांसफार्मर हो गया, तो अपन कहेंगे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ, जिसमें एक ही वाइंडिंग होती है उसे ऑटो ट्रांसफार्मर अपन कहते हैं, जबकि जिसमें 2 वाइंडिंग होती है उसे अपन बूस्ट ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, ये तो सेम है। यहाँ पे अगला प्रश्न आता है अपना ये, और ये क्वेश्चन देखिएगा। तो यहाँ अपन सीधा सा कह रहे हैं, यदि परिणमन अनुपात 3 है तो ऑटो ट्रांसफॉर्मर और 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर में तांबे के बर्तनों का
अनुपात कितना होता है। दोस्तों यहाँ परिणमन अनुपात यानी ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो होता है वो 3 है, और ऑटो ट्रांसफॉर्मर और 2 वाइंडिंग वाले ट्रांसफॉर्मर में तांबे का अनुपात। दोस्तों हमारे पास में एक अपन कहते हैं जैसे मेन ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर है, और एक है हमारे पास में ऑटो ट्रांसफॉर्मर। तो ये क्वेश्चन ये से पूछ रहा है कि तांबे के वजनों का अनुपात। अगर दोस्तों यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ 30 kg वजन है, इसमें अगर 30 kg वजन है तो इसमें कितना वजन होगा, तो अपन कहेंगे इसमें 20 kg वजन होता है। यानी कि यहाँ जो होगा वो 2/3 होता है हमारे ऑटो ट्रांसफॉर्मर में। यानी कि भाई इसमें 2 वाइंडिंग है और इसमें एक है, लेकिन एक बड़ी वाइंडिंग होती है, लेकिन इसके बराबर नहीं आ सकते, इससे आधे भी नहीं होंगे, आधे से ज़्यादा होता है। तो यहाँ अपन कहेंगे कि 2/3 होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 भाग होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न है, और ये अगला प्रश्न है, स्टैंपिंग की मोटाई जितनी कम होगी ट्रांसफार्मर में उतना ही कम होता है। दोस्तों यहाँ अपन ये कोर है, ठीक है, ये कोर है, और इस कोर की जितनी मोटाई कम होगी, क्या मोटाई, अगर मैं मोटाई की बात करता हूँ, मोटाई अगर कम होती है तो ध्यान रखना यहाँ पे भंवर धारा जो हानि होती है, भंवर धारा हानि क्या होगी, उतनी ही कम होती है। तो यानी कि अपन कहेंगे यहाँ पे जो भंवर धारा हानि होती है वो यानी कि WE समानुपाती होती है T² के। तो यहाँ पे कोर की जो मोटाई है यानी स्टैंपिंग की मोटाई जितनी कम होगी ट्रांसफार्मर में उतना ही कम होगा, यानी कि भंवर धारा हानि कम होती है। तो यहाँ पे कोर की जो पटलित है उसके वर्ग के समानुपाती होती है हमारी भंवर धारा हानि। अगर कोर मोटी होती है तो भंवर धारा हानि भी बढ़ती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और ये है अपना ट्रांसफॉर्मर, यानी कि ट्रांसफॉर्मर में खुला परिपथ परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। अपन ये कह रहे हैं कि ये ट्रांसफॉर्मर है और ये वाइंडिंग है, इधर से ये कर दिया और यहाँ पे अपन ने खोल दिया। दोस्तों खोल दिया तो लोड है क्या, जी नहीं। जब लोड नहीं है तो ताम्र हानि होगी नहीं, कौन सी नहीं होगी, ताम्र हानि नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन कहेंगे यहाँ पे लोहे हानि होती है, और नो लोड पर अपन ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे सिलिकॉन स्टील कोर द्वारा उत्पन्न अधिकतम ऊष्मा को ज्ञात करेंगे, जी नहीं। अधिकतम स्थायी वोल्टेज स्तर को ज्ञात करते हैं, जी नहीं। अधिकतम स्थायी करंट स्तर को ज्ञात करते हैं, करंट तो होगा ही नहीं। ट्रांसफॉर्मर के नो लोड, बिल्कुल नो लोड है, और अपन क्या ज्ञात कर रहे हैं, नो लोड करंट और क्षति का मतलब है यहाँ पे लोह हानि ज्ञात करते हैं। तो राइट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो एक ट्रांसफॉर्मर में यदि प्राथमिक कुंडलन की संख्या 3 और द्वितीयक कुंडलियों की संख्या 30 है तो उसका वोल्टेज कितना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे सीधा सा देखिएगा, एक शुरू में अपन ने प्रश्न पढ़ा था उसी के समान है ये। तो ये साफ कह रहा है कि भाई प्राइमरी कुंडलन यानी इसमें तो है 3 और द्वितीयक NS में कितनी है, 30 है। तो यहाँ अपन कहेंगे सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, वोल्टेज ज़्यादा होगा, यानी स्टेप अप होगा। तो ये इसका कितना गुना है, तो अपन कहेंगे यहाँ पे 10 गुना है, तो 10 गुना ज़्यादा होगा, 10 गुना क्या होगा, ज़्यादा होता है सेकेंडरी में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये। तो स्टेप अप कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे स्टेप अप होगा ये ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न है, और अगला 14 नंबर है। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, एक एक प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा। यदि ट्रांसफॉर्मर अनुपात 1 से बड़ा है तो ट्रांसफॉर्मर किस प्रकार का है। अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ अपन कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन जो रेशियो होता है वो क्या है, NS/NP है। अगर दोस्तों मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे टर्नों की संख्या सपोज कीजिए 10 है, और मैं यहाँ कहता हूँ प्राइमरी में जैसे 8 है,
तो 8 का भाग 10 में दूंगा तो 1 बार जाएगा, फिर शेषफल 2 बच गया, फिर यहाँ 0 लगाऊंगा तो यहाँ पे कितनी बार गया, तो अपन कहेंगे 8 दूनी 16। तो यानी कि 1 से ज़्यादा आया कि नहीं आया, आया। तो भाई ये प्राइमरी में 8 टर्न है और सेकेंडरी में 10 टर्न है। जितने यानी कम टर्न है तो कम वोल्टेज, ज़्यादा टर्न है तो ज़्यादा वोल्टेज होगा। तो ये निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदल रहा है। तो यहाँ कौन सा हुआ, तो अपन कहेंगे स्टेप अप हो गया। तो स्टेप अप के अंदर क्या होता है कि यहाँ जो के का मान जो होता है वो 1 से ज़्यादा होता है। क्या होगा, 1 से ज़्यादा होता है। जबकि मेरे दोस्तों यहाँ पे स्टेप जो डाउन होता है, स्टेप डाउन होता है उसमें के का मान जो होता है 1 से कम होता है। और यहाँ पे अपन कहते हैं कि आपका आदर्श ट्रांसफार्मर, कौन सा आदर्श ट्रांसफार्मर होता है उसमें के बराबर क्या होता है, 1 होता है। के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे अब देख लीजिए आपसे क्या पूछा कि 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा ये है तो स्टेप अप हो जाएगा यहाँ पे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न, तो ये अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर खालिस्तान से बनी होती है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा सेल टाइप है वो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ अपन कहेंगे ये तो दोस्तों ये जो बीच की भुजा है ये डबल मोटी होती है एक तो, और दोनों ही वाइंडिंग यहाँ पे लगी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। यहाँ पे इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स की बात करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स को गुजरने के लिए यहाँ पे इस तरह 2 मार्ग बन जाते हैं। तो ये आपके 2 मार्ग होते हैं यहाँ पे। दूसरी चीज़ अपन ये कहते हैं कि यहाँ जो खड़ी भाग होते हैं इसे अपन क्या कहते हैं, इसे लिम्ब कहते हैं। और ये होता है, ये आपका योग कहलाता है। और यहाँ पे 2 लिम्ब के मध्य का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, विंडो कहते हैं। तो इसमें विंडो कितनी हो गई, 2, योग कितनी हो गई, 2, 1 2 और 3 क्या होती है यहाँ पे, लिम्ब होती है। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेल टाइप ट्रांसफार्मर की कोर खालिस्तान से बनी होती है। अरे भैया सिलिकॉन स्टील की लेमिनेटेड पत्तियों से बनी होती है। तो उच्च ग्रेड के सिलिकॉन स्टील हो गए, एस्बेस्टस की तो होगी नहीं, वार्निश द्वारा संक्षेपित की गई पोर्सलिन की होगी नहीं, और उच्च ग्रेड तांबे की परत होती नहीं है, सिलिकॉन स्टील की होती है, उच्च ग्रेड की ही तो होगी। यहाँ पे अपन कहेंगे यहाँ अच्छी क्वालिटी की अपन प्रयोग करते हैं। तो यहाँ अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है ये। तो अगला प्रश्न है, यदि परिणामित्र अनुपात के बराबर V2/V1 1 से अधिक है तो परिणामित्र। दोस्तों यही तो बात अपन कर रहे थे यहाँ पे अभी कि के का मान जो है ये V2/V1 और इसी के बराबर होता है N2/N1। और ये कह रहा है कि इसका जो मान आ रहा है वो 1 से क्या आ रहा है, अधिक आ रहा है, यानी के का मान जो है 1 से बड़ा है। तो दोस्तों ये स्टेप क्या हो जाएगा, अप होता है। कौन सा हो जाएगा, स्टेप अप होता है। यानी कि स्टेप अप को क्या कहते हैं, उच्चाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। और यहाँ पे धारा परिणामित्र होता है, एक अपचाई होता है। तो यहाँ अपचाई में तो क्या हो जाएगा, के का मान जो होता है वो 1 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होता है। अगला प्रश्न क्या है, तो वो देखो, अगला प्रश्न है, छोटे परिणामित्रों के लिए अंतः स्तर रोधन खालिस्तान का होता है। भाई छोटा ट्रांसफार्मर होता है तो यहाँ कोर पर जब लपेटते हैं वाइंडिंग तो उससे पहले एक अचालक पेपर लगाया जाता है। तो कौन सा होता है, तो यहाँ मिलीनेक्स होगा, यहाँ प्रेस मोटर होता है, बटर पेपर और लेदराइट। दोस्तों छोटे ट्रांसफार्मरों में हम बटर पेपर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे देखिएगा अगला, ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग ईएमएफ खालिस्तान के कारण प्रेरित होती है। अपन ये कह रहे हैं यहाँ पे कि ये ट्रांसफार्मर की कोर है और यहाँ पे जिससे अपन सप्लाई से जोड़ते हैं वो प्राइमरी होती है और जिससे लोड से जोड़ा जाता है
वो आपकी कौन सी होती है, सेकेंडरी होती है। अब इसके अंदर ईएमएफ कैसे आएगा, तो भैया यहाँ पे सबसे पहले ईएमएफ चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होगा, तो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन इसमें आएगा और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसमें क्या होगा, ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स होगा, एक स्थिर चुंबकीय फ्लक्स होगा, एक बढ़ती चुंबकीय फ्लक्स होगी और एक प्रत्यावर्ती विद्युत फ्लक्स होगा। तो भाई विद्युत फ्लक्स तो कैसे होगा, यहाँ तो चुंबकीय फ्लक्स होगा और वो भी प्रत्यावर्ती का होगा, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए होता है। अगला प्रश्न, यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना, तो किसी परिणामित्र की कोर के पदार्थ के लिए शैथिल्य यानी कि पास स्ट्रेसिस लूप कैसा होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये देखिएगा, यहाँ B होता है और यहाँ H होता है। B का मतलब होता है यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, और H का मतलब होता है यहाँ पे चुंबकन बल। तो यहाँ जैसे ही चुंबकीय बल बढ़ाते हैं तो यहाँ सैचुरेशन पॉइंट आता है और फिर जैसे अपन कम करते हैं तो यहाँ पे तो H तो क्या होता है, शून्य हो जाता है, लेकिन यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स घनत्व जो होता है वो शून्य नहीं होता है, अर्थात वो पिछड़ने का गुण रखता है। तो यहाँ पे अब इसको नष्ट करने के लिए एक बल लगाते हैं, कोरेसिव फोर्स, है ना। तो ये इसका जो लूप तैयार होता है वो इस प्रकार से होता है और दोस्तों वो बहुत ही पतला होता है लेकिन लंबा होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे अपन कहते हैं लंबा होता है और सकड़ा होता है। तो लंबा होता है, चौड़ा होता है, तो चौड़ा तो कहाँ होगा, छोटा होता है, सकड़ा छोटा नहीं होगा। तो यहाँ पे छोटा और चौड़ा जी नहीं, तो लंबा और अपना सकड़ा होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होता है, ए ऑप्शन होता है। और दोस्तों इसको BH कर्व भी कहते हैं, क्या कहते हैं, BH वक्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना ये 20 नंबर प्रश्न को देखिएगा। तो यहाँ पे अपन कहते हैं परिणामित्र की अधिकतम दक्षता के लिए क्या शर्त होती है। भाई अधिकतम अगर दक्षता है, एफिशिएंसी अगर अधिकतम ले रहे हो मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे ताम्र हानि, क्या ताम्र हानि बराबर होनी चाहिए किसके, लोहे हानि की। क्या होनी चाहिए, लोह हानि के बराबर होनी चाहिए। एक तो पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन अपन कहते हैं अगर ताम्र हानि लोह हानि बराबर है तो भैया ये अनुपात में होगी। तो जैसे कि अपन कहते हैं ताम्र हानि बटा लोहे हानि। अरे जब ये दोनों 50-50 वाट है तो यहाँ भी तो 50-50 होगी, और 50 में 50 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, तो 1 होगा। और यहाँ पे नंबर 2, नंबर 3 है, जैसे कि अपन कहते हैं ताम्र हानि माइनस लोहे हानि। तो यहाँ पे ये 50 है तो ये भी 50 है, 50 में से 50 जाएगा तो बोलो कितना बचेगा, तो 0 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा आराम से कि ताम्र हानि बराबर लोह हानि है क्या, कि बराबर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो यहाँ पे ताम्र हानि बटा लोह हानि बराबर 1 है। तो ताम्र हानि बटा लोह हानि, तो ये तो आ गया, पहला ही मैच खा गया। जबकि ताम्र हानि बराबर लोह हानि बराबर बटा लोह हानि 2, तो ये 2 वाला नहीं होगा, और बटे में थोड़ी आएगा। तो यहाँ माइनस आता तो ये सही हो जाता, लेकिन ये गलत है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि जिस ट्रांसफार्मर का कोई नुकसान नहीं है उसे क्या कहा जाता है। भाई ऐसा तो कोई ट्रांसफार्मर ही नहीं होता है जिसमें कोई हानि ना हो, कोई दक्षता या निम्न हो, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे कम से कम ज़्यादा भी नहीं है, तो भाई हानि तो होगी ही होगी। तो विभव ट्रांसफार्मर जी नहीं, सेल ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर। एक आदर्श ट्रांसफार्मर ऐसा होता है जिसके अंदर अपन ये कहेंगे कि दक्षता तो होती है पूरी की 100%, आपका वोल्टेज रेगुलेशन होता है 0%, यहाँ पे जो हानि होती है वो भी 0 होती है, यहाँ प्रतिरोध की बात करते हैं तो 0 होती है, चालकता जो होती है वो आपकी अनंत होती है। तो ये आपके आदर्श ट्रांसफार्मर में होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है, और ये देखिएगा अगला, तो अपन कहते हैं विभव
परिणामित्र यानी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का उपयोग किया जाता है, यानी कि दोस्तों इसको शॉर्ट में कहते हैं अपन पीटी। अब पीटी कहाँ लगाते हैं तो अपन कहते हैं कि इसको सप्लाई जो होती है, सप्लाई के समांतर, कौन से में, समांतर क्रम में लगाया जाता है। और यहाँ पे पीटी का जो उपयोग किया जाता है वो उच्च वोल्टेज, क्या, उच्च वोल्टेज को मापने में किया जाता है, मापने में किया जाता है, या उच्च वोल्टेज से सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो ये लाइन है और यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ा जाता है। यहाँ इसकी प्राइमरी में क्या होता है, ज़्यादा वोल्टेज होता है, और जो सेकेंडरी होती है उस सेकेंडरी में क्या होता है, यहाँ पे कम, ये तो लोड लगा दिया एक छोटा सा और एक वोल्टेज लगा दिया जाता है यहाँ पे। जो ये वोल्टेज होता है 110 वोल्टेज क्षमता का होता है। तो यहाँ पे उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज का मापन करेगा, उच्च प्रत्यावर्ती धाराओं का मापन करेगा। धारा का कैसे करेगा, पीटी है, और डीसी पे काम करेगा नहीं। निम्न प्रत्यावर्ती, जिस निम्न नहीं है, यहाँ पे टर्नों की संख्या ज़्यादा है तो अपन कहेंगे उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज का क्या करेगा दोस्तों, मापन करता है। जबकि यहाँ पे उच्च धाराओं के लिए जो होता है वो अपना क्या होता है, सीटी ट्रांसफॉर्मर यानी करंट ट्रांसफॉर्मर पर प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है और अगला प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों गलत कथन छांटना है आपको। देखो, पहला है परिणामित्र यानी ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत शक्ति को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करता है। जी हाँ, बिल्कुल स्थानांतरित करता है। परिणामित्र ट्रांसफॉर्मर का भौतिक आधार दो परिपथों के बीच अन्योन्य प्रेरण, जी हाँ अन्योन्य प्रेरण है, या म्यूचुअल इंडक्टेंस कह दीजिए, चुंबकीय प्रेरण कह दीजिए, सह प्रेरण कह दीजिए, तो ये भी ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मर में दो प्रेरणिक यानी इंडक्टिव कुंडलियाँ होती है, दो कुंडली होती है। एक परिणामित्र ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को बढ़ा या घटा नहीं सकता। अरे ये तो बढ़ाता और घटाता है, तो यही तो है। तो अपना राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि वो क्या पूछ रहा है कि गलत कथन है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न कौन सा है, तो देखो यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना कि फेराइट कोर में लोहे की कोर की तुलना, फेराइट कोर में लोहे की कोर की तुलना में कम एडी करंट लॉस होता है, क्योंकि फेराइट में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो फेराइट होती है ये आपके किसकी बनती है, तो अपन कहते हैं कार्बन प्लस ग्रेफाइट, कार्बन प्लस ग्रेफाइट की बनती है। और इसके अंदर जो प्रतिरोध होता है वो उच्च मात्रा में होता है, जबकि यहाँ पे अपना लोहे वाली होती है, इस लोहे के अंदर प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे अपन कहते हैं क्योंकि फेराइट में होता है तो अपन कहेंगे उच्च प्रतिरोध होता है। और यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो होती है ये उच्च फ्रीक्वेंसी के लिए प्रयोग करते हैं, जबकि लोहे की जो होती है ये निम्न फ्रीक्वेंसी पर अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है 100 वोल्ट एसी सप्लाई से 800 प्राथमिक चक्र और 200 द्वितीयक चक्र वाले ट्रांसफॉर्मर की आपूर्ति की जाती है, तो द्वितीयक वोल्टेज में ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो यहाँ पे NS अपॉन में NP बराबर VS अपॉन में अपन क्या कहेंगे NS। तो NS कितना है, तो प्राइमरी में है ये, तो द्वितीयक में 200 है, ठीक है, ये 200 लिख दिया। प्राइमरी में 800 है, ये 800 लिख दिया। VS सेकेंडरी में वोल्टेज ज्ञात करना है, ये लो। और प्राइमरी के अंदर कितने हैं, तो प्राइमरी में है 100 वोल्टेज ये। तो भैया 200 से ये कटा सीधा कितनी बार 4, और 4 से ये गया कितनी बार सीधा 25, तो VS बराबर कितना आ गया, तो 25 वोल्टेज होता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो यहाँ अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है
शून्य लोड अवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा हास्य होता है। दोस्तों जहाँ पे ट्रांसफार्मर होता है इसको आप क्या कर दीजिए, नो लोड कर दीजिए, यानी शून्य लोड। जब ये खोल दिया है तो अपन कहते हैं कि यहाँ ताम्र हानि तो जीरो होगी, यानी होगी ही नहीं। तो वही यहाँ पे फिर कौन सी होती है, तो लोह हानि को ही मापा जाता है। तो शैथिल्य होगी, जी हाँ होगी। यहाँ पे भंवर धारा भी होगी, ताम्र हानि ये नहीं होगी। तो सभी हास्य में समान परिणमन होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जब लोड को खोल, अच्छा नगण्य होती है, हाँ नगण्य होगी तो यहाँ पे ताम्र हानि होती है। तो अपन क्या कहेंगे, यहाँ ताम्र हानि होती है, क्योंकि ये दोनों तो होती है। वो कह रहा है नगण्य होगी, नगण्य है तो ताम्र हानि क्या है, नगण्य होती है। ताम्र हानि हमेशा पूर्ण भार पर होती है। अगला प्रश्न है, और ये अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे कि ट्रांसफार्मर में पावर फैक्टर क्या होता है। तो हमेशा एकम होता है, हमेशा लीडिंग होता है, हमेशा लैगिंग होता है, और लोड पर पावर फैक्टर निर्भर करता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा पावर फैक्टर होता है, क्या पावर फैक्टर जो होता है ये हमेशा किस पर निर्भर रहेगा, तो यहाँ पे लोड पर पावर फैक्टर क्या होता है, हमेशा निर्भर होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ये एक ट्रांसफार्मर पर शॉर्ट सर्किट परीक्षण क्या देता है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये तो प्राइमरी है जिसको अपन सप्लाई देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि इसको अपन सेकेंडरी वाइंडिंग को इस तरह शॉर्ट कर दिया जाता है। जब शॉर्ट किया जाता है तो पूर्ण लोड हो गया, और दोस्तों यहाँ पे पूर्ण लोड होता है, और पूर्ण लोड पर ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। तो पूर्ण लोड पर ताम्र हानि हास होता है, अर्ध लोड पर ताम्र हानि, किसी भी लोड पर लोह हानि, और लोह हानि और ताम्र हानि का योग होता है। तो शॉर्ट सर्किट पर ओनली फॉर अपन क्या ज्ञात करते हैं, तो पूर्ण लोड पर ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। अगला प्रश्न होगा यहाँ पे, ये देखिएगा अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है कि लोड अवस्था में दो समान ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि दो समान ट्रांसफार्मर जो दक्षता के होते हैं वो आदर्श ट्रांसफार्मर अपन यूज लेते हैं, और समांतर में इनको लगाया जाता है। तो वो आपका संपनर परीक्षण कहलाता है। कौन सा कहलाएगा, परीक्षण कहलाता है। और इसे ही हम क्या कहते हैं, बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, बैक टू बैक परीक्षण कहते हैं। तो बैक टू बैक, अच्छा संपनर ने दिया तो बैक टू बैक दे दिया। और ध्यान रखना दोस्तों, बैक टू बैक का ही नाम क्या है, संपनर परीक्षण होता है। इसके द्वारा यहाँ पे दक्षता भी ज्ञात कर सकते हो, वोल्टेज रेगुलेशन भी ज्ञात कर सकते हो, और यहाँ पे ताम्र व लोह हानि भी आसानी से ज्ञात की जा सकती है। जबकि ध्यान रखना, ओपन जो सर्किट होता है, ओपन सर्किट से केवल क्या ज्ञात कर सकते हो, तो यहाँ पे अपन लोह हानि ज्ञात करते हैं, और यहाँ से ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कौन सा है, तो देखो अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ अगले प्रश्न के लिए कहेंगे, एक ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सा हास्य पूर्ण भार पर भी शून्य होता है। तो भैया पूर्ण भार पर भी शून्य होता है। तो भंवर धारा हानि है, शैथिल्य हानि है, कोर लॉस है, घर्षण। तो दोस्तों यहाँ पे घर्षण हानि होती ही नहीं है। तो चाहे शून्य लोड हो, चाहे आपका पूर्ण भार हो, तो यहाँ अपन कहेंगे कि घर्षण हानि ट्रांसफार्मर के अंदर होती नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई घूमने वाला पार्ट से ही नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पे घर्षण हानि क्या होगी, तो घर्षण हानि शून्य होती ही है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक ट्रांसफार्मर में अधिक करंट क्या प्रभावित करता है। इंसुलेशन लाइफ, तापमान में वृद्धि, यांत्रिक तनाव और उपयोग सभी। दोस्तों अधिक करंट होगा तो सीधी सी बात है तापमान तो होगा ही होगा, और अधिक तापमान होगा तो इंसुलेशन होगा। तो यहाँ पे और यांत्रिक तनाव भी होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपयोग सभी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, तो अपन कहते हैं करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उपकरण के साथ में किया जाता है। क्या एमीटर होता है, क्या वाट मीटर होता है, क्या वाट हावर मीटर होता है। वाट हावर यानी वाट हावर मीटर होता है। तो यहाँ उपयुक्त में से कोई भी। तो दोस्तों यहाँ करंट ट्रांसफार्मर है, तो करंट ट्रांसफार्मर में जो
किस उपकरण के साथ किया जाता है, तो अपन कहेंगे कि एमीटर के साथ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे अपन कहते हैं इस प्रकार से इसको जोड़ा जाता है कि यहाँ प्राइमरी होती है और यहाँ पे अपन कहते हैं ये सेकेंडरी होती है। तो यहाँ पे 1 या 2 टर्न होते हैं, 1 या 2 टर्न होते हैं यहाँ पे, और इसमें ये अनेक सारे टर्न होते हैं और यहाँ एक एमीटर लगा होता है। तो यहाँ पे, तो यहाँ ये इसकी जो रेंज होती है 5 एम्पियर होती है। तो एमीटर होता है करंट ट्रांसफार्मर में। इसके प्राइमरी में 1 या 2 टर्न होते हैं, सेकेंडरी में जब अधिक टर्न होते हैं तो उच्च धारा को मापने के लिए अपन क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से। तो अपन कहते हैं निम्नलिखित में से क्या ट्रांसफार्मर पर एक फिटिंग नहीं है। फिटिंग का मतलब है कि कोई उसका भाग है या नहीं है। क्या ट्रांसफार्मर में ब्रेदर होता है? जी हाँ, ब्रेदर तो होता है। ये मेन टैंक होता है और यहाँ पे ये आपका कौन सा होता है, तो अपन कहते हैं कि ये तो कंजर्वेटर होता है, और कंजर्वेटर से निकल करके यहाँ पे होता है, तो ये तो ब्रीदर होता है। ठीक है, कंजर्वेटर, तो कंजर्वेटर ये होता है। बकौल रिले इन दोनों के बीच में एक यहाँ और एक यहाँ, इनके बीच में क्या लगती है, तो अपन कहते हैं बकौल रिले। दोस्तों कम्यूटेटर तो आपका जनरेटर का पार्ट्स होता है कि उसमें शाफ्ट होती है, यहाँ आर्मेचर होता है, यहाँ पे ये लगता है, तो ये तो आपका क्या होता है, जनरेटर होता है, और वो ट्रांसफार्मर है ये। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये होता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे अपन कहते हैं 34 नंबर प्रश्न कौन सा है, तो देखो, यदि सप्लाई वोल्टेज की आवृत्ति दुगनी हो जाती है, ठीक है, तो कौन सा हास्य बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पर कौन निर्भर है, तो अपन कहते हैं देखो WE यानी भंवर धारा जो हानि है वो बिल्कुल यहाँ पे वर्ग के क्या है, विलोमानुपाती, और एक होती है WH समानुपाती होती है यहाँ पे ओनली फ्रीक्वेंसी पे, क्योंकि यहाँ पे ताम्र हानि जो होती है, ताम्र हानि डिपेंड नहीं करती है, जबकि यहाँ पे ये लोह हानि क्या होती है, फ्रीक्वेंसी पे निर्भर होती है। भंवर धारा होती है कि जी हाँ, शैथिल्य होती है क्या, यहाँ नहीं होती। अब दोस्तों ये दोनों होती है, और दोनों होती है तो ज़्यादा कौन सी है, तो अपन कहेंगे भंवर धारा हानि होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है ट्रांसफार्मर में उस वाइंडिंग को क्या कहते हैं जो आपूर्ति से जुड़ी होती है। दोस्तों यहाँ पे ये सप्लाई से जोड़ते हैं, और जिसे सप्लाई से जोड़ते हैं उसे प्राइमरी कहते हैं, और जिसे लोड से जोड़ा जाता है उसे हम सेकेंडरी कहते हैं। तो ये ध्यान रखना, कौन से कहते हैं, सेकेंडरी कहते हैं, सेकेंडरी, और इसे ही माध्यमिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग वाइंडिंग, प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी और रनिंग, तो यहाँ आपूर्ति से जोड़ते हैं, आपूर्ति से जोड़ रहे हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न कौन सा है, तो ये देखिएगा, खालिस्तान स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल का एक उदाहरण है। तो यहाँ पे स्थैतिक प्रेरित विद्युत वाहक बल है, और दोस्तों ऐसा कोई उपकरण बताओ जिसमें आपका प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो स्थिर रहना चाहिए। क्या जनरेटर में होता है, क्या जनरेटर में नहीं होता है, प्रत्यावर्तक में भी नहीं होता है, मोटर में नहीं होता है। तो अपन कहेंगे कि यहाँ पे, यहाँ से बन रहा है EMF और यहाँ पे जा रहा है, तो कोई भी भाग यहाँ घूमने वाला नहीं है, इसलिए इसमें जो EMF बनेगा वो कौन सा होगा, तो अपन कहेंगे कि वो स्थिर प्रकार का होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, P ऑप्शन होता है। तो दोस्तों अगला है यहाँ पे स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से कार्य करता है जब वोल्टेज उच्च होता है, लोड असंतुलित होता है, और लोड संतुलित हो या धारा संतुलित हो। तो दोस्तों यहाँ पे स्टार टू स्टार जो होता है ये, तो अपन कहेंगे कि जब लोड का मान क्या होता है, संतुलित होता है, तो संतुलित अवस्था में ही ये कार्य करता है। तो अपन कहेंगे कि संतुलित अवस्था में ये कार्य करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अगला प्रश्न क्या है, सर्वो स्टेबलाइजर निम्नलिखित में से किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों घरों में स्टेबलाइजर लगाते हैं कि लाइट जो आपकी वोल्टेज होती है वो बहुत डिम होती है, तो उसको थोड़ा सा अप करने के लिए, या ज़्यादा आ जाती है तो उसे कम करने के लिए, तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर होता है, और वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। कौन सा होता है, ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इसका आपसे सिद्धांत पूछ ले, क्या पूछ ले, सिद्धांत पूछ ले, सिद्धांत, तो इसमें अपन कर देंगे, क्या कर देंगे, स्वप्रेरण, क्या कर देंगे, स्वप्रेरण। दोस्तों इसमें कुंडली कितनी होती है, तो एक ही कुंडली होती है।
तो यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे किस ट्रांसफार्मर का उपयोग बैटरी चार्जर में किया जाता है। तो दोस्तों मेरे दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये जैसे बैटरी है और इसके बैटरी को लगाने के लिए बैटरी चार्जर होगा। तो बैटरी चार्जर होगा तो यहाँ जैसे अपन कहते हैं 230 वोल्टेज है और 230 आती है तो यहाँ पे आपका रेक्टिफायर होगा, डायोड। तो यहाँ पे डायोड को तो 6 या 7 वोल्टेज, 8 वोल्टेज, 24 वोल्टेज, 12 वोल्टेज देंगे सीधा। तो यहाँ पे 230 वोल्टेज देते हो क्या, तो यहाँ अपन कहेंगे तो इसको अपन क्या कहते हैं 6 वोल्टेज में बदलने के लिए यहाँ ट्रांसफार्मर प्रयोग करेंगे और वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। तो कौन सा होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न आता है, तो ये देखो अगला प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से उपभोक्ता वितरण के लिए प्रयुक्त ट्रांसफार्मर यानी कुंडलन वाइंडिंग परिवर्तन की पहचान होती है। तो दोस्तों यहाँ उपभोक्ता जो होता है तो अपन कह देंगे कि ये स्टेप डाउन होता है, और स्टेप डाउन होता है तो सेकेंडरी में तो ये होता है, जबकि प्राइमरी में ये होता है। तो अपन कह देंगे कि डेल्टा 2 क्या होता है, स्टार होता है। डेल्टा से डेल्टा ये नहीं होगा, तो डेल्टा से स्टार, जी हाँ ये होता है। और इसमें टर्मिनल की संख्या होती है, तो टर्मिनल होते हैं टोटल 7, क्योंकि 3 इसमें होते हैं और 4 इसमें होते हैं, क्योंकि इसमें 3 तो फेज हो जाते हैं जबकि 1 न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे डेल्टा से स्टार होता है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे तो यहाँ पे ये एक स्वपरिणामित्र यानी ऑटो ट्रांसफार्मर एक खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे परिवर्तनीय आउटपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है, परिवर्तनीय इनपुट वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है और ऑटोमोबाइल ट्रांसफार्मर होता है, ऑटोमेटिक स्वचालित ट्रांसफार्मर होता है। तो भाई स्वपरिणामित्र क्या होगा, तो अपन कहेंगे ऑटो ट्रांसफार्मर होता है यानी ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमोबाइल का तो नहीं होगा, ऑटोमेटिक होता है। स्वचालित परिणामित्र ऑटो यानी स्वपरिणामित्र ऑटो ट्रांसफार्मर एक प्रकार का होता है। तो परिवर्तनीय यही होता है यानी स्वचालित ट्रांसफार्मर होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट होता है। अगला कि ताम्र हानि खालिस्तान पर नगण्य होती है। अरे दोस्तों अभी तो बताया मैंने आपको कि यहाँ पे इसको क्या कर दो, आप खुला छोड़ दो। खुला छोड़ देते हैं यानी कि नो लोड। तो नो लोड पर क्या होती है हमारी ताम्र हानि, क्या होती है, 0 होती है। तो पूर्ण भार 0 लोड, तो अपन कहेंगे 0 लोड पर होती है। अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न अपना कौन सा है, 43 नंबर। ट्रांसफार्मर में संपनर का परीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण शर्त है। दोस्तों यहाँ संपनर में एक तो कौन सा लेते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर। और आदर्श जो ट्रांसफार्मर लेते हैं, आदर्श ट्रांसफार्मर, और ये कितने होते हैं, 2 होते हैं। और दोनों को किस में जोड़ते हैं, तो अपन कहते हैं समांतर में जोड़ते हैं। और क्या ज्ञात करते हैं, तो इसमें दक्षता एफिशिएंसी ज्ञात करते हैं, वह यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करते हैं, और यहाँ पे हानि भी अपन ज्ञात करते हैं। तो देख लीजिए, केवल वास्तविक लोड पर आयोजित किया जाता है, केवल 2 ट्रांसफार्मर समांतर ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर नियोजित किया जाता है, केवल तभी संयोजित किया जाता है जब ट्रांसफार्मर को उच्च शक्ति मिलती है, केवल शॉर्ट सर्किट के समय। तो मेरे दोस्तों यहाँ पे जब 2 समांतर ट्रांसफार्मर उपलब्ध होने पर नियोजित किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, संपनर कहलाता है। और दोस्तों इसी को अपन बैक टू बैक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बैक टू बैक परीक्षण भी अपन कहते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला कि 3 प्रावस्थाओं वाली आपूर्ति को खालिस्तान की सहायता से 2 प्रावस्थाओं वाली आपूर्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ ये प्रावस्थाओं का मतलब होता है फेज। इसका मतलब क्या है, तो अपन कहेंगे फेज, यानी 3 फेज वाली आपूर्ति को खालिस्तान की सहायता से 2 फेज में, अरे 3 फेज 2 फेज में बदलने वाला संयोजन कौन सा है, तो अपन कहेंगे ये तो स्कॉट संयोजन होता है। क्या होता है, स्कॉट संयोजन होता है। इसको टीटी संयोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, टीटी संयोजन होता है। इसमें क्या होता है, एक मैन ट्रांसफार्मर होता है ये, और इसमें ये होता है एक, यहाँ से ये स्कॉट होता है,
यूँ, तो ये इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे तो 3 ट्रांसफार्मर हो 3 फेज होता है और यहाँ एक सिंगल फेज होता है और यहाँ पे एक सिंगल होता है। तो सिंगल फेज और सिंगल फेज, तो यहाँ पे 2 फेज अपन बना सकते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या होगा, स्कॉट संयोजन होता है जो 3 फेज को 2 फेज में बदलता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न कौन सा है, तो अपना कहेंगे एक धारा ट्रांसफॉर्मर में प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या होती है। दोस्तों करंट ट्रांसफॉर्मर है, करंट ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें 1 या 2 कुंडली होती है प्राइमरी में, और जब सेकेंडरी होती है तो उसमें अनेक होती है। और यहाँ इसके श्रेणी क्रम में क्या लगा होता है, 5 एम्पियर क्षमता का एक एमीटर लगा होता है और ये श्रेणी क्रम में है। तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या के बराबर गलत, द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या से कम, बिल्कुल, क्योंकि द्वितीय की कुंडली में फेरों की संख्या से कम होता है, किसमें, प्राथमिक में। द्वितीय कुंडली से फेरों की संख्या के अधिक, जी नहीं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न, तो भैया अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है अपना कौन सा, तो 2 ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, कि तुल्यकालिकता का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए निम्न कौन सी प्रमुख शर्तें होती है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले तो गति का तो वही नहीं है, गति का तो नहीं है इसमें गति, तो यहाँ तो ऐसे कट गया। आवृत्ति समान होनी चाहिए, वोल्टेज समान होना चाहिए, फेज अनुक्रम समान होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन होता है आपका सी ऑप्शन, क्योंकि यहाँ कोई गति करने वाला ही नहीं है। अगला क्या है, तो यहाँ पे अपना सीधा सा कहते हैं किसी पावर ट्रांसफार्मर में टैपिंग स्विच खालिस्तान से जुड़ा होता है। तो दोस्तों टैपिंग स्विच हमेशा कहाँ लगाते हैं, तो अपन कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगाते हैं। और जो वोल्टेज होता है इसमें कम या ज़्यादा करने के लिए, इसको नियमित करने के लिए अपन प्रयोग करते हैं, तो सेकेंडरी वाइंडिंग पर लगाते हैं। वैसे तो अपन नॉर्मली अपन प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों पर लगाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो अपना है वो कहाँ लगाते हैं, तो यहाँ पर अपन करेंगे ए ऑप्शन राइट। अगला आता है क्लिप ऑन टेस्टर मीटर होता है। दोस्तों यहाँ पे क्लिप ऑन टेस्टर मीटर इस प्रकार से होता है, यहाँ पे जबड़ा होता है, यानी इसका इस प्रकार से होता है ये। तो यहाँ पे ये वाइंडिंग होती है और यहाँ एक एमीटर लगा होता है, तो ये सेकेंडरी है, और इसके बीचों बीच में से एक क्या निकलता है, वायर निकलता है जो प्राइमरी का काम करता है। तो जिसमें 1 या 2 लपेट हो गए यानी, और ये सेकेंडरी हो गया, और ये किस पर काम करेगा, तो अपन कहेंगे अन्योन्य, यानी कि ट्रांसफार्मर के समान काम करेगा। और सेकेंडरी में ये है एमीटर लग रहा है, तो भैया ये तो क्या हो गया, सीटी ट्रांसफार्मर होता है। यानी कि किसी भी बिना अड़चन डाले, चाहे वो इंसुलेटेड हो, चाहे वो नंगी हो, कैसी भी केबल हो या तार हो, तो उसमें लोड धारा को बिना अड़चन डाले आसानी से मापने के लिए यहाँ पे क्लिप ऑन टेस्टर का प्रयोग किया जाता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, सीटी होता है, 3 फेज नहीं होता है, वितरण ट्रांसफार्मर नहीं होता, विभव नहीं होता। तो यहाँ पे अपन क्या कहेंगे, सीधा डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है तो ये कि ट्रांसफार्मर जोड़े जा सकते हैं, ट्रांसफार्मर जोड़े जा सकते हैं श्रेणी और समांतर क्रम दोनों में। ट्रांसफार्मर कहाँ जोड़े जाते हैं, श्रेणी और समांतर दोनों में, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ना श्रेणी ना समांतर, ओनली 4 किस में जोड़ते हैं, समांतर में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य लोड प्राथमिक धारा, हाँ आईपी पूर्ण भार प्राथमिक धारा का लगभग कितना होता है। तो अपन ये कहते हैं कि भाई यहाँ पे ये तो है पूर्ण धारा, यानी कि ये हो गया नो लोड, तो यहाँ पे हो गया नो लोड, और यहाँ पे होता है, इसको सप्लाई देते हैं ये, तो यहाँ इसमें जो धारा होती है ना, जब यहाँ पूर्ण लोड लगा देंगे उसका इसके अंदर बहुत कम होता है। तो अपन कहते हैं 2 से 3% होता है मात्र। तो यहाँ पे 3 से 5, चलो तो कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 होता है, तो अब ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 3 से 5 अपना प्रतिशत करते हैं, क्योंकि इसमें तो धारा का मान जो होता है वो 0 होता है, जबकि यहाँ थोड़ी बहुत धारा होती है। इसमें जो धारा होती है ना, ये वोल्टेज से, ध्यान रखना, इसमें जो धारा होती है ये वोल्टेज से पीछे होती है। कहाँ होती है, पीछे होती है, और लगभग कितना डिग्री पीछे होती है, 75 डिग्री पीछे होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे ट्रांसफार्मर
तेल का प्रयोग होता है। दोस्तों यहाँ पे ये मेन टैंक होता है और यहाँ कोर होती है ये, और इसके ऊपर ये इंसुलेशन होता है, सॉरी वाइंडिंग होती है। तो इसमें तेल भरा होता है। तो तेल का काम होता है पहला कूलिंग, क्या होता है, कूलिंग होता है। और कूलिंग के साथ साथ यहाँ वाइंडिंग जो होती है उसके लिए इंसुलेशन, क्या, इंसुलेशन का भी काम करता है। तो कूलिंग एवं इंसुलेशन, केवल इंसुलेटेड होता है, केवल कूलेंट होता है, निष्क्रिय होता है। तो कूलेंट और यानी इंसुलेटेड और कूलेंट दोनों। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला प्रश्न आता है अपना, और अगला प्रश्न कौन सा है, तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल में होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मर ऑयल में क्या होना चाहिए, उच्च फ्लैश बिंदु होनी चाहिए, उच्च श्यानता होनी चाहिए, उच्च स्लेजिंग तो बहुत कम होनी चाहिए, ये तो गलत है, श्यानता पतली होनी चाहिए, उच्च फ्लैशिंग पॉइंट यानी फ्लैश बिंदु का मतलब होता है ऐसा तापमान यानी कि फायर पॉइंट जो होता है वो 140 होता है, तो ये मान 140 से भी अधिक होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे वितरक ट्रांसफार्मर की जो बनावट होती है वो अनुसार अधिकतम दक्षता होती है। आपसे कहा जा रहा है कि वितरण ट्रांसफार्मर जो होती है, वितरण ट्रांसफार्मर होता है तो उसकी दक्षता जो अधिकतम है, ध्यान रखना भैया, अधिकतम, तो अधिकतम वितरण की अगर पूछता है तो अपन 50% यानी कि आधे भार पर करेंगे। जबकि यहाँ पे पावर ट्रांसफार्मर होता है, इस पावर ट्रांसफार्मर की ध्यान रखना 100% पर की जाती है, यानी कि 100% यानी पूर्ण भार पर की जाती है, कब, पावर की। और यहाँ पे वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की हमेशा 50% लोड पर की जाती है, पूर्ण भार पर नहीं करेंगे, 50% भार पर करेंगे, यानी कि राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है, एक ट्रांसफार्मर प्रयुक्त वोल्टेज शून्य भार पर धारा ले सकती है तो कोण का मान होगा। तो अब दोस्तों अभी तो बताया था मैंने कि यहाँ पे है और इसको नो लोड पे छोड़ दीजिए यहाँ पे, तो ये नो लोड हो गया और इसमें धारा जाएगी नहीं, इसमें धारा जाती है जो पूर्ण लोड की 2 से 3% होती है। तो वहाँ कोण का जो मान होता है वो 75 से हम 80 डिग्री लेते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 75 डिग्री होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ पे अगला प्रश्न कौन सा है, तो देखिएगा अगला प्रश्न, एक सेल प्रकार के परिणामित्र में खालिस्तान लिंब होता है। दोस्तों समझो इसको, यहाँ पे एक होता है ये, ठीक है, ये तो ये तो है हमारा कोर टाइप, और यहाँ पे ये है हमारा सेल टाइप। तो दोस्तों इसमें ये तो जो ये है ये तो कहलाती है लिंब, ठीक है, और ये होता है यॉक। तो यहाँ पे तो लिंब की संख्या तो इसमें कितनी है, 2, और योग की संख्या भी कितनी है, 2। इसमें देखो ये जो खड़े भाग होते हैं ये आपके लिंब कहलाते हैं। तो इसमें जो लिंब होते हैं वो तो 3 हैं, ये 2 भाग होते हैं इसमें, ये क्या कहलाते हैं, योग कहलाते हैं, योग है इसमें 2। और दोस्तों ये 2 विंडो है, तो कि ये क्या है, विंडो है, और विंडो कितनी है, 2। अब आपसे सेल टाइप में पूछ रहा है कि यहाँ पे लिंब कितने हैं, तो लिंब तो भैया 3 है, तो 3 यहाँ भी है, लेकिन योग 2 है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि पहले लिंब के लिए कह रहा है तो पहले करेंगे, और योग 2 कह रहा है तो योग करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अगला प्रश्न है 56 नंबर, और अब 56 नंबर देखिएगा, तो एक स्टेप अप। तो स्टेप अप कब होता है, तो अपन कहते हैं जब सेकेंडरी वोल्टेज क्या हो, ज़्यादा हो, मान लिया 100 है, और ये आपका चलो मान लिया 10 वोल्टेज है, और ये 8 है, तो 8 का भाग इसमें देंगे तो 1 से ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि NS ज़्यादा है NP से, या फिर ऐसे लिख दो इसको, VS ज़्यादा है VP से, और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि IP ज़्यादा है SI से, है ना। तो P वाला ये तो कैंसिल हो गया, ये ज़्यादा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे देखिएगा, आमतौर पर लाइटिंग अरेस्टर को कहाँ लगाया जाता है। दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर होता है कि जो आकाशीय विद्युत आती है
आकाशीय विद्युत यानी कि जो सर्ज लाइट होती है उससे सुरक्षा करने के लिए लगाया जाता है। और यहाँ पे इसको ये GI तार के साथ इसको तरीके से अंडरग्राउंड कर दिया जाता है, अर्थ के साथ जोड़ दिया जाता है। तो ये उपकरणों के पास यानी ट्रांसफॉर्मर के पास अपन लगाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे 58 नंबर देखिएगा। अगला है ट्रांसफॉर्मर में CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंट लेमिनेशन का उपयोग कम करने के लिए किया जाता है। तो भाई ये CRGO किसके लिए अपन प्रयोग कर रहे हैं? तो अपन कहते हैं इसका उपयोग लौह हानि को कम करने के लिए कर रहे हैं। और लौह हानि होती है आपकी एक तो जैसे कि स्ट्रेसिस, तो यहाँ पे स्ट्रेसिस, और एक होती है आपकी भंवर धारा हानि। इन दोनों को कम करने के लिए एडी करंट जी नहीं, सॉरी हाँ, भंवर धारा हानि को कम करने के लिए ओमिक हानि नहीं होगी क्योंकि ये तो ताम्र हानि होती है, और स्ट्रेसिस हानि को जी हाँ। तो ये दोनों एक साथ आ गए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? डी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? किसी ट्रांसफॉर्मर में क्या कह रहा है? किसी ट्रांसफॉर्मर में नियमन, दक्षता तथा भार की स्थिति में ऊष्मा आदि किस परीक्षण द्वारा ज्ञात करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक होता है खुला परीक्षण। खुला परीक्षण जो होता है इससे केवल लौह हानि ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं? लौह हानि ज्ञात करते हैं। अब यहाँ पे एक होता है आपके लघु परिपथ यानी कि शॉर्ट सर्किट होता है। और ये जो शॉर्ट सर्किट होता है, ध्यान रखना, शॉर्ट सर्किट होता है तो इससे अपन ताम्र हानि ज्ञात करते हैं। और ताम्र हानि ज्ञात करते हैं तो ये तो फुल लोड पर होता है, जबकि ये नो लोड पर होता है यानी खुला। अब यहाँ पे बात करते हैं हॉपकिंस। और ये हॉपकिंस तो होता है, ये DC मशीन के अंदर होता है और ये नो लोड पर होता है, नो लोड पर होता है। जबकि बैक टू बैक होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? संपन्नर परीक्षण कहते हैं। और जो संपन्नर परीक्षण होता है इससे दक्षता है, वोल्टेज रेगुलेशन है, हानि है, तापमान आदि ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होता है। इसके अंदर ध्यान रखना, दो आदर्श ट्रांसफॉर्मर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आदर्श ट्रांसफॉर्मर, और वो भी दो लगाते हैं और वो भी समांतर क्रम में लगाए जाते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये होगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या है? तो यहाँ पे ये देखो, तो अपन कहते हैं कि एक डेल्टा डेल्टा संयोजित 3 फेज वाले ट्रांसफॉर्मर को समांतर में जोड़ा जा सकता है। यानी डेल्टा डेल्टा संयोजित 3 फेज ट्रांसफार्मर। हाँ, तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि भैया डेल्टा डेल्टा है, अब इसके समांतर में कौन सा जोड़ेंगे? दोस्तों ये समान है तो यहाँ पे अपन समांतर ही जोड़ेंगे। अगर इधर स्टार है तो यहाँ पे अपन स्टार स्टार का जोड़ेंगे। अगर यहाँ डेल्टा स्टार है तो यहाँ डेल्टा स्टार का जोड़ेंगे। अगर स्टार डेल्टा है तो यहाँ स्टार डेल्टा का ही होगा। तो यहाँ पे डेल्टा डेल्टा है इसलिए डेल्टा डेल्टा ही अपन जोड़ते हैं। अगला ऑप्शन, अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर कहते हैं, देखो, एक ट्रांसफॉर्मर का पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता, पूर्ण लोड पर अधिकतम दक्षता कितनी होती है? जब लौह हानि 800 वाट है तो आधे भार पर ताम्र हानि ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ताम्र हानि ज्ञात करते हैं, ताम्र हानि। तो ध्यान रखना, पूछा गया भार, तो यहाँ पे पूछा भार का क्या कर दो? स्क्वायर, और यहाँ पे कर दो आप पूर्ण भार। तो पूछा कितना है? आधे भार पर 1/2 का क्या कर दो? स्क्वायर इंटू पूर्ण भार कितना है? तो यहाँ पे 800 कर दो। तो 1 का स्क्वायर 1 है, तो 2 का स्क्वायर क्या है? 4 का है। तो यहाँ पे अपन सीधा कर देंगे 2, यानी कि 200 वाट आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये। अगर आपसे 1/3 पूछता है, 1/4 पूछता है तो यहाँ रख दीजिए सीधा, तो यहाँ से तुरंत हो जाएगा। तो ये राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 200 वाट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आराम से करते हैं अपन। ट्रांसफॉर्मर पर प्रेरकत्व लोड होने के कारण वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे अगर प्रेरकत्व होता है, क्या प्रेरकत्व होता है, इसके कारण होता है तो धनात्मक होता है। अगर धारिता होता है, धारिता, तो धारिता के कारण होता है ऋणात्मक। तो यहाँ पे आपसे प्रेरकत्व पूछा है तो यहाँ पे धनात्मक वोल्टेज रेगुलेशन होता है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, एक ट्रांसफॉर्मर में वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक कौन से पावर फैक्टर पर होता है? तो जस्ट अभी बताया अपन ने कि वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक, वोल्टेज रेगुलेशन
ऋणात्मक कौन से पावर फैक्टर पर होता है? तो यहाँ पे अपन कहेंगे कि वोल्टेज जो रेगुलेशन है VR, तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है ये कब होता है? तो अपन कहेंगे वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है जब आपका पश्चगामी पावर फैक्टर होता है। तो अगला प्रश्न क्या है? तो देखिएगा अगला प्रश्न, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज किस पर निर्भर करता है? तो भैया आउटपुट वोल्टेज दक्षता पर, वोल्टेज पर, लोड पर, इनमें से कोई नहीं। तो अपन सीधा कहते हैं कि आउटपुट जो वोल्टेज होता है ये हमेशा लोड और आपके पावर फैक्टर दोनों पर डिपेंड करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे अगला प्रश्न होता है अपना ये, तो ट्रांसफॉर्मर की कौन सी वाइंडिंग में फेरों की संख्या कम होती है? तो वही जिसमें कम होगी उसमें वोल्टेज भी कम होगा। तो यहाँ पे लो टेंशन, हाई टेंशन, प्राथमिक वाइंडिंग, द्वितीयक, ये तो अपन बता ही नहीं सकते अभी तक। तो यहाँ पे लो टेंशन का मतलब वोल्टेज क्या है? कम है, इसलिए टेंशन भी क्या है? कम है। तो यहाँ पे अपन क्या कर देंगे? ए ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, तो अगला प्रश्न क्या है कि ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक वाइंडिंग में प्रेरित EMF कहलाता है। दोस्तों ध्यान रखना, जो आपका स्व प्रेरित होता है ये स्व प्रेरित कौन सा होगा? तो अपन कहेंगे प्राथमिक वाइंडिंग में होता है, जबकि पारस्परिक प्रेरित होता है ये आपके सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। कौन सी में? सेकेंडरी वाइंडिंग में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रारंभिक होता है सेकेंडरी वाइंडिंग और स्वयं में होता है जो प्राथमिक में होता है। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट होता है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, ट्रांसफॉर्मर का शून्य लोड शक्ति गुणांक सदैव होता है। तो दोस्तों शून्य लोड शक्ति गुणांक जो होता है वो क्या होगा? तो ये आपके शून्य लोड जो होता है ये हमेशा अग्रगामी पे होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अग्रगामी होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, और अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मर कोर को लेमिनेटेड करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपकी कोर होती है, इसको पटलित क्यों करते हैं? तो अपन कहते हैं एडी करंट को कम करने के लिए और लेमिनेटेड किया जाता है। इसमें सिलिकॉन, अगर सिलिकॉन से पूछ ले कि सिलिकॉन क्यों मिलाते हैं सिलिकॉन, तो लोहे हानि को कम करने के लिए मिलाया जाता है। तो लेमिनेटेड के लिए कह रहा है, ताम्र हानि होगा नहीं, कोर हानि को कम करने के लिए, एडी हानि को कम करने के लिए, क्योंकि कोर हानि का मतलब तो आपकी लोह हानि होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? भंवर धारा हानि को कम करने के लिए। अगला प्रश्न, और ये अगला प्रश्न देखिएगा, तो यहाँ कहते हैं थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर में वाइंडिंग एक स्टार तरीके के से जुड़ी होती है, हालांकि स्टार बिंदु निम्नलिखित में से किसी विधि में ग्राउंड नहीं किया जाता है। भाई ऐसा स्टार बिंदु जो ग्राउंड नहीं किया जाता है तो वो तो मेरे दोस्तों इंटर स्टार प्रणाली कहलाती है। और इंटर स्टार जब होता है तो यहाँ पे इंटर स्टार होता क्या है? यहाँ पे अपन ऐसे कहते हैं कि भैया ये वाइंडिंग तो होती है, और इसमें क्या होता है कि प्रत्येक फेज में 15.5% अतिरिक्त टर्न लगाते हैं ताकि बढ़ी हुई धारा को आसानी से सहन कर सके। और इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ ट्रांसफॉर्मर को अर्थ करना मुश्किल होता है। पर्वतीय क्षेत्र हो सकते हैं, रेतीले क्षेत्र हो सकते हैं, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। तो इंटर स्टार कनेक्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे 70 नंबर, तो यहाँ पे 70 नंबर पर देखते हैं कि निम्न में से किस ट्रांसफॉर्मर को आम बिजली आपूर्ति तथा प्रकाश के लिए प्रयोग किया जाता है। भाई यहाँ पे आम बिजली की बात कर रहा है और प्रकाश के लिए प्रयोग कर रहा है, यानी कि वितरण ट्रांसफॉर्मर है। कौन सा है? वितरण ट्रांसफॉर्मर होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे अगला प्रश्न क्या है? तो अपन कह रहे हैं यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मर की प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलन में सदैव क्या होता है? सदैव भाई टर्न यानी चुंबकीय परिपथ समान होता है, लपेट संख्या समान नहीं हो सकती, एक व्यास का ताम्र तार प्रयोग नहीं होगा, चुंबकीय परिपथ अलग अलग होता है। तो यहाँ पे चुंबकीय परिपथ समान होता है, तो यहाँ पे अलग अलग नहीं होता। अगला प्रश्न क्या है कि ट्रांसफॉर्मर कोर है, कोर में चुंबकीय करण परिवर्तन, चुंबकीय
चुंबकीकरण परिवर्तन के कारण निम्न में से कौन सी हानि होती है। भाई यहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जैसे ये है और इसको अपन जब AC देते हैं तो बार बार क्या होता है, यहाँ पे कभी बार बार चुंबकित और विचुंबकित होता है, उसके कारण यहाँ पे स्ट्रेस हानि होती है। और इसको कम करने के लिए कम करने के लिए कोर में क्या मिलाते हैं, तो यहाँ पे सिलिकॉन क्या मिलाते हैं, सिलिकॉन मिलाते हैं जो 3 से 5% मिलाई जाती है। तो यहाँ पे और एडी करंट होती है, एडी करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, तो यहाँ पर कोर को पटलित करते हैं, लेमिनेटेड किया जाता है। ताम्र हानि को क्या करते हैं कि जो हमारा लोड होता है उसे क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 73 नंबर देखिएगा यहाँ पे। तो नंबर 73 है, ट्रांसफॉर्मर में कंजर्वेटर का कार्य क्या होता है। दोस्तों कंजर्वेटर जो होता है ये अपना मेन टैंक है और मेन टैंक के जो ऊपर है 2 ये है और इसके ऊपर लगाते हैं। जब यहाँ पे ऑयल होता है, जब लोड का मान बढ़ा दिया जाता है, तेल का आयतन फैलता है तो उसके यहाँ आधा भरा रहता है, तो इसको जगह प्रदान फैलने के लिए जगह स्थान चाहिए, तो यहाँ पे ये आ जाता है। तो यहाँ पे आपातकालीन दशाओं का प्रयोग करने के लिए जी नहीं, आर्द्रता प्रवेश जी नहीं, ट्रांसफॉर्मर को शीतल नहीं, तेल के तापक्रम में परिवर्तन के कारण तेल में फैलाव या संकुचन, क्योंकि जब ये ठंडा हो जाएगा तो नीचे पूर्ति करेगा संकुचन, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता। अगला प्रश्न देखिएगा और अगला प्रश्न आता है अपना ये अगला, ट्रांसफॉर्मर श्वासक का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पे ब्रीदर, किससे है, ब्रीदर, और ब्रीदर होता है यहाँ पे ये। तो ये जो ब्रीदर होता है इसके अंदर क्या भरी होती है, सिलिका जेल भरी होती है। तो इधर से जैसे हवा जाती है तो इस हवा के अंदर क्या होता है, नमी होती है, तो नमी को ये अवशोषित करने का कार्य करता है। अगर नमी अंदर चली गई तो तेल की जो अचालकता है वो क्या हो जाएगी, घट जाती है। तो कुंडली में शीतलन नहीं, ट्रांसफॉर्मर में जब बाह्य वायु प्रवेश करती है तो उसको आर्द्रता से बचाना, जी हाँ, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ऑयल को फिल्टी करना नहीं, दक्षता को बढ़ाना, जी नहीं, ये गलत है, तो ये आपका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न क्या है, तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये अगला क्वेश्चन क्या है कि स्कॉट संयोजन में टीजर ट्रांसफॉर्मर के आर पार वोल्टता द्वारा मुख्य आपूर्ति होती है। तो वही आपूर्ति जो होती है स्कॉट संयोजन होता है और एक टीजर, स्कॉट संयोजन में टीजर, क्योंकि इसमें देखो दोस्तों ऐसे होता है, ये यहाँ से एक और होता है ये और यहाँ पे ये होता है, तो यहाँ पे ये होता है सिंगल फेज, एक और होता है यहाँ पे ये, तो यहाँ पे सिंगल फेज होता है, तो यहाँ पे ये होता है आपका टीजर ट्रांसफार्मर, कौन सा हो जाएगा, टीजर, और ये होता है मेन ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है, कितना डिग्री होता है, तो 90 डिग्री होता है। इसका काम क्या है, तो इसका काम होता है 3 फेज को 2 फेज में बदलना, 3 फेज को 2 फेज में बदलना। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखो, तो दोस्तों ये देखो वापस संतुलित परिचालन टीजर ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे जो हमारा ये टीजर ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फेरों का अनुपात, तो भैया टीजर परिणमन फेरों की संख्या, एक है संतुलन के लिए टीजर ट्रांसफार्मर, तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये तो है मेन ट्रांसफार्मर, इसके अंदर 1 अनुपात है, तो इसके अंदर 88.6% होता है, तो 1 के बदले तो दोस्तों मेरे यहाँ पे 0.866 ही मिलता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी ऑप्शन होता है। अगला है, तो ये देखो करंट ट्रांसफार्मर का द्वितीय खालिस्तान होता है। तो यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, तो जो करंट ट्रांसफार्मर होगा वो कैसा होगा, तो यहाँ पे 1-2 टर्न होते हैं, जबकि यहाँ पे ये प्राइमरी से जुड़ा सेकेंडरी है और यहाँ पे एमीटर होता है ये। तो इसमें पतले तार अधिक लपेट का होता है द्वितीयक, तो मोटे तार का नहीं होगा और मोटे तार का नहीं होगा, पतले तार कम लपेट का नहीं होगा, पतले तार अधिक लपेट का होता है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसकी क्षमता होती है 5 एम्पियर और ये उच्च धारा को मापने के लिए अपना क्या करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। लाइन के श्रेणी क्रम में इसको जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है 78 नंबर, देखिएगा यहाँ पे, तो परिणाम मित्र में स्लेजिंग यानी कीचड़ का प्राथमिक कारण होता है। तो दोस्तों स्लेजिंग यानी कीचड़ जो होता है ये 1.2% होता है और ये
हमारे ऑक्सीकरण जो होता है यानी ऑक्सीडेशन होती है उस तेल की ऑक्सीडेशन के कारण होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे तेल का ऑक्सीडेशन करण के कारण यहाँ पे तेल में कीचड़ बनता है और वो कीचड़ कितना परसेंट होता है, 1.2% होता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 79 प्रश्न है कि परिणाम मित्र के श्वासी का मतलब होता है ब्रीदर। क्या होता है, ब्रीदर। ब्रीदर में प्रयुक्त रसायन पदार्थ कौन सा होता है, तो दोस्तों वो सिलिका जेल होती है। कौन सी होती है, सिलिका जेल होती है। और सिलिका जेल अगर शुद्ध है तो उसका रंग होता है नीला। अगर वो खराब है, बिल्कुल खराब है यानी नमी को अवशोषित कर लेती है तो उसका रंग होता है लाल गुलाबी। कौन सा होगा, लाल गुलाबी। अब ये पूछ क्या रहा है, रसायन एस्बेस्टस होता है कि नहीं, तो सिलिका रेत नहीं होती भैया, सिलिका जेल होता है। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा ये, सिलिका जेल। अगला प्रश्न है, और यहाँ पे अगला प्रश्न कौन सा है कि दो ट्रांसफॉर्मर को समानांतर में जोड़ने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है। समान वोल्टेज की रेटिंग, समान कला अनुक्रम या ध्रुवता, समान प्रतिबाधा रेटिंग, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये ज़रूरी है क्योंकि जब इनका सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है तो फेज क्रम समान होना चाहिए, आवृत्ति समान होनी चाहिए, और यहाँ पे अपन कहेंगे प्रतिबाधा की रेटिंग जो होती है वो भी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, और अगला प्रश्न अपन देखते हैं यहाँ पे 81 नंबर, लघु परिपथ जांच से निम्न का पता लगाता है। तो लघु परिपथ का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट। तो यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये आपने क्या कर दिया, शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट से भैया यहाँ पे ताम्र हानि ज्ञात करते हैं जो ये फुल लोड होता है। तो एडी करंट जी नहीं, कॉपर लॉस अपन ज्ञात करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। अगला है ये ऑटो ट्रांसफॉर्मर का कार्यशील सिद्धांत होता है। तो दोस्तों ऑटो ट्रांसफॉर्मर में अपन कहते हैं कि एक ही वाइंडिंग होती है और ये एक वाइंडिंग होती है ये, तो इस प्रकार से होता है। तो ये प्राइमरी होता है, ये सेकेंडरी होता है। तो यहाँ पे ये जो दोनों वाइंडिंग आपस में जैसे ऐसे जुड़ी हुई है तो यहाँ पे अपन कहेंगे चुंबकीय प्लस विद्युतीय दोनों गुण के कारण ये जुड़ी होती है, और ये है स्वप्रेरण सिद्धांत पर कार्य करती है, यानी सेल्फ इंडक्टेंस सिद्धांत पर। तो सेल्फ इंडक्टेंस तो अपन कहेंगे यही सिद्धांत है। फ्लेमिंग का बायां हाथ नहीं होता, म्यूचुअल होता है। तो ये आपका मेन ट्रांसफार्मर होता है, उसमें अपन प्रयोग करते हैं, और डीसी मोटर यह नहीं होता। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो अगला प्रश्न है तेल का प्रकार जो ट्रांसफार्मर तेल के लिए प्रयुक्त होता है वह है। तो दोस्तों यहाँ पे तेल कौन सा है, पशु तेल जी नहीं, खाना पकाने वाला तेल, मिनरल ऑयल और वनस्पति। तो दोस्तों खनिजों से प्राप्त जो तेल होता है वो अचालक होता है और इसकी सहनशीलता यानी कि पैरावैद्युतिक जो क्षमता है वो काफ़ी उच्च होती है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा 84 नंबर, तो यहाँ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र किससे जुड़ा होता है, यानी कि पीटी। तो यहाँ अपन कहते हैं कि ये हमारी मेन लाइन है, तो यहाँ पे ये प्राइमरी वाइंडिंग हो गई और इसमें ये है। तो यहाँ पे और यहाँ अपनी सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर एक वोल्ट मीटर लगा होता है और यहाँ एक छोटा सा लोड लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या जुड़ा होता है, तो भैया जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में मापने वाला यंत्र यानी कि वोल्ट मीटर यंत्र किससे जुड़ा होता है, तो द्वितीयक वाइंडिंग से जुड़ा होता है, यानी माध्यमिक वाइंडिंग से जुड़ा होता। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न कौन सा है ये, तो ट्रांसफार्मर की प्रत्येक कुंडलन में उत्पन्न विद्युत वाहक बल किस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर, लपेट संख्या पर, अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पर, तीनों पर। तो भैया आवर्ती पे देखो, यहाँ पे अपना जो होता है 4.44 φFn, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी ये चुंबकीय फ्लक्स घनत्व चुंबकीय फ्लक्स पर इस पर निर्भर करता है, आवर्ती पर और एंड लपेटों की संख्या, तो तीनों पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो अपन कहेंगे कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की डिवाइस है, घूर्णी है क्या, जी नहीं, सचल अचल यानी चल और ये अचल,
और एक होता है विद्युत स्थितिक और चुंबकीय। तो यहाँ पर कहेंगे ये अचल प्रकार की एक युक्ति होती है। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता किसके बीच होती है? दोस्तों ट्रांसफार्मर की दक्षता अन्य मशीनों की तुलना में सबसे ज़्यादा होती है और ये होती है 95 to 98%। 90 to 98 ये, तो यहाँ पे 95 to 98 नहीं है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अपना 90 to 98%। यहाँ आता है कि नमी युक्त सिलिका जेल का रंग। दोस्तों नमी युक्त जो सिलिका जेल का रंग होता है यानी कि अपन कहते हैं शुद्ध, क्या कहते हैं? शुद्ध। और शुद्ध का तो क्या होता है? शुद्ध का तो नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। और जब वो नमी युक्त होती है यानी इसके अंदर नमी आ गई है तो यानी कि ये क्या हो गई? खराब हो जाती है। और जब खराब हो जाती है तो ये कौन से रंग की हो जाती है? लाल गुलाबी कहते हैं, हल्का लाल गुलाबी, लेकिन डायरेक्ट लाल थोड़ी करेंगे। तो यहाँ पे कौन सा हो जाता है? तो अपन करते हैं सी ऑप्शन आपका राइट। अगला है यहाँ पे LVDT यानी लाइनर वेरिएबल डिफरेंटल ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों ये आपके रेखीय जो विस्थापन होता है, रेखीय विस्थापन मापने के लिए LVDT का प्रयोग करते हैं और ये आपके ट्रांसफार्मर के समान कार्य करता है यानी कि अन्योन्य प्रेरण के रूप में कार्य करता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे वेरिएक या वेराइक ट्रांसफार्मर यानी क्या है ये? तो अपन कहते हैं कि ये एक आपका इस प्रकार का होता है ये, और यहाँ से अलग अलग टैप निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे तो ये एक ऑटो ट्रांसफार्मर होता है, ये इसमें 8-7 ये टैप निकाली जाती है। तो विभिन्न वोल्टता के AC सप्लाई प्रदान करने के लिए बिल्कुल विभिन्न वोल्टता निकालते हैं, राइट ऑप्शन है। और 8 से 10 टैपिंग वाला तो ये भी सही है। तो DC पे तो काम ही नहीं करेगा, A और B राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो अपन कहेंगे यहाँ पे D ऑप्शन आपका राइट होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न है कि बूस्टर कौन सी युक्ति है? तो दोस्तों कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, DC सीरीज जनरेटर। तो दोस्तों कैपेसिटर थोड़ी होगा, तो यहाँ पे अपन कहते हैं ये दोनों है, तो B और C राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो आपका बूस्टर ट्रांसफार्मर और DC जनरेटर दोनों ही बूस्टर युक्ति होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे एक आइसोलेशन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी से सेकेंडरी टर्न्स का अनुपात। तो दोस्तों दोनों में बराबर होता है यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन होता है। यहाँ पे अपन से बात किया जा रहा है, तो देखो अपन कहेंगे कि बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए ट्रांसफार्मर को खालिस्तान होना चाहिए। तो सर्वाधिक प्रतिशत रेगुलेशन, न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन, 100% रेगुलेशन और 1% रेगुलेशन। तो भैया बेहतर परफॉर्मेंस के लिए न्यूनतम प्रतिशत रेगुलेशन होना चाहिए यानी कि आपका बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। अगला आता है किसी आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन। तो भैया आदर्श ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा क्या होता है? 0 होता है यानी कि 0%। अगला प्रश्न है, अपन कहेंगे ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में। तो भैया यहाँ पे अपन कह रहे हैं ये, तो ये प्राइमरी इन दोनों के बीच में, ये दोनों आपस में जुड़ रही है कि नहीं जुड़ रही? तो ये तो ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट में प्रतिरोध कितना होता है? तो अपन कहते हैं अनंत होता है, तो यहाँ पे अनंत होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, ट्रांसफार्मर में अधिक वोल्टेज वाली साइड कौन सी होती है? तो अधिक वोल्टेज वाली साइड को भैया अपन क्या कहेंगे? तो यहाँ हाई वोल्टेज साइड कहते हैं। जिसमें वोल्टेज लो है तो वो क्या हो जाएगा? लो वोल्टेज साइड कहलाती है। यहाँ पे अब आता है ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। तो भैया ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है KVA यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर। इसके अलावा यहाँ पे ये जो रेटिंग होती है आपके अल्टरनेटर, किसकी? अल्टरनेटर की भी होती है। किसकी हो जाएगी? अल्टरनेटर की होती है। और ये ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर की सेम होती है, जबकि ये जो होती है ये आपके किसकी हो जाएगी? किसकी होती है? तो यहाँ अपन कहते हैं प्रतिघाती शक्ति की होती है। BHP यानी कि ये मोटर की हो गई, मोटर, और ये अपना लोड होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ? KVA। अगला प्रश्न है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर कोड निर्माण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा
होता है। तो ट्रांसफार्मर कोड के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सिलिकॉन इस्पात होती है, निकल होती है, निकल क्रोमियम आयरन। तो दोस्तों यहाँ सर्वाधिक उपयुक्त होता है सिलिकॉन स्टील के लेमिनेटेड बनाते हैं। सिलिकॉन इसलिए बनाते हैं ताकि हमारी स्ट्रेसिस हानि ना हो, और लेमिनेटेड इसलिए बनाया जाता है ताकि भंवरधारा हानि ना हो। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए ऑप्शन होता है। अगला प्रश्न, तो यहाँ पे देखिएगा ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? लेंज स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण जूल नियम, जूल नियम नहीं होगा, लेंज नियम नहीं होगा। अन्योन्य होता है लेकिन स्व और अन्योन्य दोनों दे दिया तो दोनों ही होते हैं, क्योंकि ये ऑटो ट्रांसफार्मर में काम करता है और ये ट्रांसफार्मर में कार्य करता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी ऑप्शन होता है। यहाँ पे अगला प्रश्न है अपना ये, कोर प्रकार के ट्रांसफार्मर की कुंडली किस रूप से जुड़ी होती है? तो दोस्तों यहाँ पे अपन कहते हैं कि ये कोर रूप से ट्रांसफार्मर से जुड़ी है, तो ये विद्युत से जुड़ रही है क्या? जी नहीं, तो ये चुंबक से जुड़ रही है इस प्रकार से। तो अपन कहेंगे चुंबकीय रूप से, विद्युतीय रूप से, दोनों। तो दोनों का तो नहीं होगा, दोनों का जो होता है वो होता है ऑटो ट्रांसफार्मर। जो होता है वो ऑटो ट्रांसफार्मर दोनों से जुड़ता है, जबकि ये जो होता है ये ओनली फॉर चुंबकीय रूप से जुड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके ये थे पूरे के पूरे 100 टॉप क्वेश्चन जो गई एग्जाम में आए हैं। पिछली जो प्रीवियस जो क्वेश्चन है वो है पूरे के पूरे ये। दोस्तों अगर ये सेशन अच्छा लगा है और आगे नेक्स्ट ऐसी ही वीडियो अगर आपको चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि हमें इस चैप्टर के चाहिए। तो नेक्स्ट आपको कल की क्लास में जो है वो ये क्लास मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।